नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की फिराक में इजराइल, सीरिया का 85% एयर डिफेंस सिस्टम किया तबाह, लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकियों को भी बनाया निशाना। सीरिया की अंतरिम सरकार का दावा, विद्रोही खेमे से बातचीत करने दमिश्क पहुंचे तुर्की और कतर के सीनियर अधिकारी। गजा में फिर टूटा इजराइल का कहर, भीषण हवाई हमलों में मारे गए 25 लोग, दर्जनों घायल। रूस ने यूक्रेन पर की क्रूज मिसाइलों की बरसात, ड्रोन्स से भी किया हमला। यूक्रेन के पोक्रोव्स्क शहर के पास पहुंची रूसी सेना, भीषण हुई जंग। संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा। जयशंकर बोले, यूनुस सरकार से एक्शन लेने को कहा, हसीना के बयानों का समर्थन नहीं। अमेरिकी शराब पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में कनाडा, बिजली का निर्यात भी रोक सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी 25% टैरिफ की धमकी। जेल में सजा काट रहे 4 भारतीय अमेरिकियों को मिली माफी, राष्ट्रपति बाइडेन ने दिया क्षमादान। बृहस्पति के चंद्रमा पर फटा ज्वालामुखी, नासा ने जारी किया वीडियो। बृहस्पति के इस चंद्रमा पर 400 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी, ये सौर मंडल में सबसे ज्यादा। और अब आज की बड़ी खबर, पिछले 1 साल के दौरान मिडिल ईस्ट में ईरान के एक के बाद एक कई सपने चकनाचूर हुए हैं, कई मंसूबे फेल हुए हैं। इजराइल के साथ जारी जंग में पहले गजा में हमास को बड़ा नुकसान हुआ, फिर लेबनान में हिजबुल्लाह की कमर टूटी और यहाँ तक कि इन संगठनों के कई बड़े नेता भी मारे गए। अब सीरिया में भी ईरान को बड़ा झटका लगा है। ईरान और रूस के समर्थन के बावजूद बशर अल असद के शासन का तख्ता पलट हो गया है और उन्हें राजधानी दमिश्क छोड़कर रूस में पनाह लेनी पड़ी है। सीरिया और इराक में अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए ईरान हमेशा अपनी ताकत का प्रदर्शन करता रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान की तरफ से बनाया गया एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस अब न सिर्फ कमज़ोर हो रहा है बल्कि इसमें बड़ी टूट नज़र आ रही है। ईरान समर्थक बशर अल असद के शासन में सीरिया भी ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का प्रमुख हिस्सा रहा है। इजराइल के विरोध में एकजुट एक ऐसा लचीला गठबंधन जिसमें हमास, हिजबुल्लाह समेत इराक के शिया मिलिशिया भी शामिल हैं। लेकिन अब हमास ने सीरिया को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे ईरान को बड़ा झटका लग सकता है। जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति पद पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में ईरान अपने घावों को सहला रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इन हालात में ईरान एक बार फिर पश्चिमी देशों के साथ बातचीत शुरू करना चाहेगा? क्या मिडिल ईस्ट के इस सारे घटनाक्रम ने ईरान के सिस्टम को कमजोर कर दिया है? ईरान में असद की सत्ता खत्म होने के बाद दिए गए अपने पहले भाषण में ईरान के 85 साल के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने दावा किया कि ईरान मजबूत और ताकतवर है और अब ये और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अली खामनेई इन दिनों अपने उत्तराधिकार को लेकर भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अपने भाषण में उन्होंने जोर देकर कहा कि मिडिल ईस्ट में ईरान के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रतिरोध का दायरा और भी मजबूत होगा। ईरान के इस गठबंधन में हमास, हिजबुल्लाह, यमन के हूती विद्रोही और इराकी शिया मिलिशिया शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आप जितना ज्यादा दबाव डालेंगे, प्रतिरोध उतना ही जोरदार होगा। आप जितना जुल्म करेंगे, ये उतना ही ज्यादा मजबूत होता जाएगा। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास के हमले का ईरान ने स्वागत किया था, लेकिन ताज़ा बदलावों के बाद तेहरान की सत्ता हिली हुई नजर आ रही है। अपने दुश्मनों के खिलाफ इजराइल की जवाबी कार्रवाई ने मिडिल ईस्ट को बहुत हद तक बदल दिया है और इसकी वजह से ईरान काफी हद तक बैकफुट पर आ गया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व अमेरिकी राजनयिक और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स जेफरी कहते हैं कि ईरान के सभी मोहरे एक के बाद एक गिर रहे हैं। ईरानी प्रतिरोध की धुरी को इजराइल ने तोड़ दिया है। सीरिया की घटनाओं ने इसे तकरीबन नष्ट ही कर दिया है। ईरान के पास यमन में हूती विद्रोहियों के अलावा इस इलाके में कोई हकीकी या कहें कि मजबूत नुमाइंदा नहीं बचा है। ईरान अभी भी पड़ोसी देश इराक में ताकतवर मिलिशिया को पूरा समर्थन देता है,
लेकिन इस इलाके में काफ़ी प्रभाव रखने वाली एक शक्ति सीरिया का पतन हो गया है। सीरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद को आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर 1 दिसंबर को ईरानी विदेश मंत्री के साथ एक बैठक में देखा गया था। उस वक्त असद ने सीरिया की राजधानी की तरफ बढ़ रहे विद्रोहियों को कुचलने की कसम खाई थी। सीरिया में ईरान के राजदूत हुसैन अकबरी ने असद को प्रतिरोध की धुरी में सबसे आगे खड़ा बताया था। इसके बावजूद जब असद के शासन का अचानक तख्ता पलट हुआ तो ईरान उसकी हिमायत में लड़ने का इच्छुक भी नजर नहीं आ रहा। पिछले कुछ ही दिनों के अंदर प्रतिरोध की धुरी का ये एकमात्र देश भी ईरान के हाथों से फिसल गया है। अब बात करते हैं कि मिडिल ईस्ट में ईरान ने कैसे अपना नेटवर्क खड़ा किया। ईरान ने इस इलाके में प्रभाव बनाए रखने के साथ साथ संभावित इजरायली हमलों से बचने के लिए कई दशक लगाकर हथियारबंद गुटों का एक नेटवर्क तैयार किया है। इसका इतिहास 1979 की ईरान की इस्लामी क्रांति से शुरू हुआ था। इसके बाद इराक के साथ हुए युद्ध में बशर अल असद के पिता हाफिज ने ईरान का समर्थन किया था। बशर अल असद और अली खामनेई के बीच रिश्तों में गर्मजोशी थी। ईरान में शिया मौलवियों और असद के बीच गठबंधन ने खास तौर से सुन्नी बहुल मिडिल ईस्ट में ईरान के पावर बेस को मजबूत करने में मदद की थी। असद परिवार शिया इस्लाम की एक शाखा अल्पसंख्यक अलावी संप्रदाय से आता है। सीरिया ईरान के लिए लेबनान, हिजबुल्लाह और बाकी हथियारबंद गुटों तक हथियार पहुंचाने का एक अहम रूट था। ईरान पहले भी असद की मदद के लिए आया था। 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान हुए विद्रोह के गृह युद्ध में तब्दील हो जाने के बाद जब असद सुरक्षित दिखे तो उन्हें तेहरान ने अपने लड़ाके, ईंधन और हथियार मुहैया कराए थे। इसके अलावा सीरिया में सैन्य सलाहकार के रूप में तैनात 2000 से ज्यादा ईरानी सैनिक और जनरल भी मारे गए थे। जिस रूट के जरिए ईरान भविष्य में लेबनान में हिजबुल्लाह, गजा में हमास और बाकी गुटों को हथियार और मदद भेज सकता था, वो अब बंद हो गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अब ईरान की प्राथमिकता अपना अस्तित्व बनाए रखना होगा। वो खुद को फिर से स्थापित करने और प्रतिरोध की धुरी में जो कुछ बचा है उसे मजबूत करने की कोशिश करेगा। जानकार कहते हैं कि ईरान के पास अब भी गंभीर मारक क्षमता है और इजराइल के साथ टकराव की स्थिति में वो इसका इस्तेमाल खाड़ी के अरब देशों के खिलाफ कर सकता है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी दोबारा विचार कर सकता है। वो ये तय कर सकता है कि अपनी सुरक्षा के लिए उसे इस कार्यक्रम में और ज्यादा निवेश करना है। ईरान इस बात पर जोर देता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने पिछले शासन के दौरान साल 2015 में पश्चिमी देशों के ईरान के साथ किए गए परमाणु समझौते से पीछे हट गए थे। इस समझौते के तहत ईरान को 3.67% की शुद्धता तक यूरेनियम संवर्धन की इजाजत दी गई थी। दरअसल कम संवर्धित यूरेनियम से कॉमर्शियल परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए ईंधन का उत्पादन किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA का कहना है कि ईरान अब उस दर को बढ़ा रहा है और अब वो 60% तक समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन कर सकता है। ईरान ने कहा है कि वो ऐसा उन प्रतिबंधों के जवाब में कर रहा है जिन्हें ट्रंप ने लगाया था। यूरेनियम से परमाणु हथियार तभी बन सकते हैं जब वो 90% या उससे ज्यादा संवर्धित हों। IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी को लगता है कि ईरान ऐसा बदलते क्षेत्रीय समीकरणों की वजह से कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक अगर ईरान चाहे तो वो अब तकरीबन 1 हफ्ते में एक परमाणु हथियार बनाने के लिए ज़रूरी यूरेनियम का संवर्धन कर सकता है, लेकिन हथियार बनने के बाद उसे टारगेट तक पहुंचाने के लिए वॉरहेड की ज़रूरत होगी, जिसे बनाने में 1 साल तक का वक्त लग सकता है। लेकिन इस बीच ईरान ने इन हथियारों के निर्माण के बारे में बहुत सारी रिसर्च कर ली है और यही पश्चिमी देशों की चिंता का सबब बना हुआ है। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही दूसरी बार व्हाइट हाउस में दाखिल होने वाले हैं। उन्होंने अपना कार्यभार संभालते ही कनाडा, चीन और मेक्सिको पर भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। हालांकि पिछले दिनों कनाडाई PM जस्टिन ट्रूडो के साथ
डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात को लेकर अहम जानकारी सामने आई थी। मुलाकात में ट्रंप ने इस टैरिफ से बचने का एक रास्ता भी बताया था। दोनों की बैठक के दौरान मौजूद रहे लोगों के आधार पर मीडिया ने दावा किया था कि ट्रंप ने कनाडा पर संभावित टैरिफ से बचने के लिए ट्रूडो से कहा है कि वो कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना दें और खुद उसके गवर्नर बन जाएं। उस दौरान ये बात हल्के फुल्के अंदाज में कही गई थी। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की ये बात सुनकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो घबराकर हंस पड़े, क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के भावी राष्ट्रपति के सामने इस मुद्दे पर उनके पास कहने के लिए शायद कुछ भी नहीं था। लेकिन हाल ही में ट्रंप ने एक बार फिर अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रूडो को ग्रेट स्टेट ऑफ कनाडा के गवर्नर के तौर पर संबोधित किया है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को अमेरिका में शामिल करना चाहते हैं? क्या कनाडा का अमेरिका में विलय संभव है, और अगर हां तो कैसे? नेशनल पोस्ट ने कनाडा और अमेरिका के राजनीतिक और संवैधानिक कानून के 2 विशेषज्ञों से इस मुद्दे पर बातचीत की है। दोनों ही विशेषज्ञों ने गैर पक्षपाती व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये मजाक कैसे हकीकत में बदल सकता है। कनाडा के एक्सपर्ट ग्रेगरी टार्डी ने इलेक्शन कनाडा के कानूनी सलाहकार के तौर पर 11 साल और हाउस ऑफ कॉमन्स के वरिष्ठ संसदीय सलाहकार के तौर पर 15 साल बिताए हैं। उन्होंने ओंटारियो और क्यूबेक के लॉ स्कूलों में पढ़ाया है और कानून, नीति और राजनीति के इंटर रिलेशन मामलों के विशेषज्ञ हैं। वहीं अमेरिकी एक्सपर्ट रोड्रिक एम हिल्स जूनियर न्यूयॉर्क शहर में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल में प्रोफेसर हैं, जो फेडरलिज्म और इंटर गवर्नमेंटल रिलेशन, राज्य और स्थानीय सरकारों के स्वायत्तता पर जोर देते हुए संवैधानिक कानूनों के बारे में विशेषज्ञता रखते हैं। कनाडा मामलों के एक्सपर्ट ग्रेगरी टार्डी का कहना है कि ट्रंप जैसा कह रहे हैं, चाहे वो मजाक हो या नहीं, लेकिन ऐसा करना मुमकिन है। और चूंकि दोनों देश कानून के शासन में बंधे हुए हैं, लिहाजा दोनों देशों को एकजुट करने या कनाडा को अमेरिका में शामिल करने का पहला और सबसे संभावित तरीका संवैधानिक और कानूनी तरीकों से होगा। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कनाडा या तो पूरा कनाडा या उसके कुछ हिस्से अमेरिका में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें 1982 के संविधान अधिनियम की धारा 41 से गुजरना होगा। इसका मतलब है कि किसी विशेष क्षेत्र में शामिल होने के लिए सीनेट सदन और सभी 10 राज्यों की विधानसभाओं में सहमति बनानी होगी। इससे पहले ही पता चल जाता है कि ऐसा करना मुमकिन होगा या नहीं। हालांकि टार्डी का कहना है कि इससे भी ज़्यादा कठिन होगा अमेरिका या किसी भी क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र को शामिल करने का फैसला लेना। अगर हम मान लें कि ये फैसला कर लिया गया है कि कनाडा सभी प्रांतों के साथ या फिर उसके कुछ हिस्से अमेरिका में शामिल होना चाहते हैं, तो ये पूरी तरह से एक अलग प्रक्रिया है। ये अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 4 खंड 3